हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग है भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए। ओके। गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग। आ जाओ भाई। तो शुरू करते हैं। अ, आज हम लोग केमिस्ट्री में अंतिम चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मतलब आज केमिस्ट्री में जो मैं दो तीन टॉपिक पढ़ाऊंगा और आपका केमिस्ट्री का हमारा पहला पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर अगले हफ्ते से अगला पोर्शन हमारा शुरू होगा। तो पदार्थ के नियम तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। इक्का दुक्का टॉपिक और होता है जिसका कि 10वीं क्लास में हम लोग पहले चैप्टर से ही प्रयोग करेंगे। उसमें सबसे पहली चीज है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। मुझे लगता है क्लास में जितने लोग बैठे हैं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पहले से भी आती होगी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या सभी को आती है कि नहीं? कितने लोगों को ये चीज आती है? कितने लोगों को मालूम है? आती है ना भाई? हम्म। ठीक है, मिथुन को आता है, सुधांशु को भी आता है, बहुत लोगों को आता है क्योंकि इजी टॉपिक है। और हाँ, लगभग बहुत सारे लोगों को आता है, मैंने सबका मैसेज देख लिया। तो मेरा फर्ज है भाई, मेरा फर्ज है कि मैं एक बार इसको रिवीजन करवा दूं। तो 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मौन रहिएगा, 5 मिनट में मैं इसको रिवीजन करवा देता हूँ। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? 5 मिनट का समय दीजिएगा। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि परिवर्तन यानी कि कोई पदार्थ एक अवस्था से एक तरीके से दूसरी अवस्था या दूसरी तरीके में चला जाए, उसको हम लोग कहते हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन दो तरह के हो सकते हैं। एक परिवर्तन तो ऐसा हो सकता है कि हमने ऐसा परिवर्तन कर दिया कि पुराना चीज हम फिर से प्राप्त ही नहीं कर सकते। जैसे कि हमने कागज लिया, ठीक है ना, कागज, और इसको हमने जला दिया। ठीक है। कागज, हमने एक पदार्थ है कागज, हमने कागज लिया और जला दिया तो हमें क्या मिल गया? राख मिल गया। अब क्या इस राख से हम फिर कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। राख से हम फिर कागज नहीं बना सकते। मान के चलो कागज का एक बड़ा टुकड़ा है, उसको हमने जला दिया, राख कर दिया। इसी कागज के बड़े टुकड़े को हमने क्या किया? छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया। छोटे छोटे टुकड़े में हमने क्या किया? काट दिया। छोटे छोटे टुकड़े में हमने इसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है ना? इसके हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो छोटे छोटे हमने टुकड़े कर दिए, लेकिन है अभी भी ये कागज ही। भले ही कागज अब छोटा छोटा टुकड़ा होगा, छोटा छोटा होगा, छोटा छोटा होगा, लेकिन है तो अभी भी कागज ही। यानी कि उसके अंदर का जो उसकी चीज है, उसके अंदर का जो गुण है वो तो नहीं बदला। और अगर हम किसी तरीके से इन सबको जोड़ दे फेविक्विक से या किसी चीज से, तो फिर से हम बड़ा कागज प्राप्त कर सकते हैं। तो परिवर्तन दो तरह की होती है। एक परिवर्तन होता है कि हम फिर से उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, और एक होता है कि हम फिर से उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है ना, भौतिक परिवर्तन, ये होता है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ के कुछ गुण जैसे कि रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि में अस्थायी बदलाव होता है। अस्थायी का मतलब है कि थोड़े समय के लिए बदलाव होता है, लेकिन उस पदार्थ के मूल संघटन और द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता, और इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तीन बातें इसमें ध्यान रखना। तीन बातें कौन कौन सी? कि रंग, रूप, आकार, अवस्था, इन सब में अस्थायी बदलाव होता है। यानी कि बदलाव होगा और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर से उसको हम प्राप्त कर लेंगे। दूसरा यह है कि इसके संगठन द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर के गुण में कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है। और इस परिवर्तन में कुछ नया पदार्थ भी नहीं बन सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कह दें कि हमारे पास पानी है
और हमने पानी को क्या किया, पानी को ठंडा कर दिया। मैंने पानी को क्या किया, ठंडा करके बर्फ बना दिया। तो बताओ, पानी को हमने ठंडा करके बर्फ बना दिया, लेकिन क्या उसके हमने गुण को चेंज कर दिया? नहीं, हमने पानी की अवस्था को चेंज कर दिया। पानी पहले द्रव में था, हमने उसको ठंडा करके बर्फ बना दिया, ठोस बना दिया। हम चाहे तो फिर से बर्फ को गर्म करके पानी बना सकते हैं, यानी कि फिर से हम इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन, जिसमें कि हम इधर से इधर भी जा सकते हैं और फिर से वापस भी आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे कि लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े में काट देना, कागज को छोटे छोटे टुकड़े में काट देना, नमक को पानी में मिला देना। नमक को पानी में मिला दिया और गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। ठीक है ना? तो ये सब कुछ हो गया भौतिक परिवर्तन, ये बात आप लोग जानते हो। अब दूसरा परिवर्तन जो होता है, इसमें और भी एग्जाम्पल आप लोग चाहो तो बाद में लिख लेना, कि नमक को पानी में मिला देना, फिर गर्म करने पर पानी उड़ जाएगा, नमक मिल जाएगा। लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े में काट देना, कागज को छोटे छोटे टुकड़े में काट देना, ये सब एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ के गुण, जैसे कि रंग, रूप, संरचना, द्रव्यमान, इन सब में हमेशा के लिए बदलाव आ जाता है। मतलब पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा और कोई ना कोई नया पदार्थ जरूर बनेगा, कोई ना कोई नया पदार्थ जरूर बनेगा। जैसे हमने कागज को जला दिया, हमने क्या किया, कागज को जला दिया। तो कागज को जलाना, कागज को जलाना, ये बात आप लोग जानते हो, बस मैं छोटा सा रिवाइज करवा देता हूं ताकि थोड़ा सा याद आ जाए। ठीक है ना? दूध से दही का जमना। अगर हम दूध से दही जमा देते हैं तो क्या दही से फिर हम दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो दूध से दही जमना, यह किस तरीके का चेंजमेंट है, किस तरीके का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। किसी भी चीज को जला देना, जैसे मोमबत्ती जला देना, कागज जला देना, कोई भी चीज जला दोगे तो राख बन जाएगा और गैस बन जाएगा। तो उस राख और गैस से फिर से हम वो जो हमारा मेन चीज है वो तो नहीं मिल पाएगा ना। तो किसी चीज को जला देना रासायनिक परिवर्तन होता है। हम जो शरीर में खाना खाते हैं, हमारे शरीर में भोजन का पच जाना। अरे हम जो खाना खा लिए, रोटी खा लिए, पच उच के फिर मालूम है कि वो बेकार अवस्था में बाहर निकल जाती है। ठीक है? तो उसको हम फिर से खाना तो नहीं बना सकते, रोटी तो नहीं बना सकते ना। तो ये सब कुछ भी क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दिमाग में रखना, क्योंकि पहले चैप्टर में ही इसका यूज आएगा। पहला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ना 10वीं क्लास केमिस्ट्री का, उसी में इसका यूज आएगा। एक छोटा सा टॉपिक और है, 5 मिनट का समय इसमें भी लगेगा मुझे। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में और फॉरेनहाइट में, डिग्री फॉरेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट की स्पेलिंग फॉरेन, HEIT, हिंदी में तुम लोग लिख लेना। इसमें क्या रिलेशन होता है? अगर मान के चलो हमें डिग्री सेल्सियस दिया जाए तो हम केल्विन में कैसे बदलेंगे, या केल्विन में दिया जाए तो सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, सेल्सियस में दिया जाए फॉरेनहाइट में कैसे बदलेंगे? ठीक है ना? ये कौन कौन मुझे समझा सकता है, किसको ये तीनों फॉर्मूले आते हैं? सेल्सियस से केल्विन बदलना, सेल्सियस से फॉरेनहाइट बदलना, ये किसको आता है बताओ? अरे भैया कोई तो होगा, किसी को नहीं आता? इसके फॉर्मूले याद नहीं है क्या? तुम लोग अजीब करते हो यार। हाँ, चलो, एक ने तो कहा, तीनों नमूने जो बैठे हैं यहाँ, बोलो भैया, माइक खोलो। हाँ बोलो, आवाज आ रही है। जैसे कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 270 डिग्री केल्विन होता है। 270 डिग्री, 17। 217? क्या बोल रहे हो? गलत है ये।
फॉरेनहाइट में मालूम है डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कैसे बदलते हैं? नहीं मालूम है, चलो ठीक है, माइक बंद करो। देखो मैं बता देता हूँ, छोटा सा है, 5 मिनट में समझ लो फटाक से। इसका भी प्रयोग आता है, कई बार आएगा। देखो सभी लोग समझो, पहले मैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फॉरेनहाइट की बात करेंगे। तो पहले मैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन बता देता हूँ। अगर मान के चलो x डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, या टेम्परेचर की बात करें तो T ले लेते हैं। अगर T डिग्री सेल्सियस है तो ये हो जाएगा 273 प्लस T केल्विन। ये आपका इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना। ये भारतीय भवन से ही मैं पढ़ा रहा हूं, भारतीय भवन में ही ये लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझो। जैसे अगर बोल दिया जाए कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ ये केल्विन में कितना होगा। तो बस क्या करना है, 273 प्लस 0 केल्विन, यानी कि 273 केल्विन। अगर बोल दिया जाए कि 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलो, तो क्या करोगे, उसमें 273 जोड़ देना, ये बन गया 283, 283 केल्विन। कहने का मतलब यह है कि जो केल्विन होता है ना, वो सेल्सियस से 273 ज्यादा होता है, बस इतना ध्यान रखना। अगर कोई कहे कि 100 डिग्री सेल्सियस कितना होगा भाई, तो उसमें क्या करना, 273 ऐड कर देना, उतना केल्विन हो जाएगा। 273 प्लस 100 इतना केल्विन हो जाएगा, यानी कि 373 केल्विन हो जाएगा, बस। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बस इतना अंतर होता है कि दोनों का अंतर 273 होता है, ठीक है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे पानी हम लोग कहते हैं ना 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो अगर केल्विन में पूछा जाए कि बताओ कितने केल्विन पर जमता है, तो आप क्या कहोगे, 273 केल्विन पर जमता है। ओके, ध्यान रखना ये बात। हाँ सुधांशु बोलो। आप 273 लिखे हैं, 273.15 ना होता है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है कि एक्चुअल में 273.15 होता है, लेकिन सवाल की प्रैक्टिस करने के लिए 15 को हम लोग हटा देते हैं, 273 ही लिखते हैं, ठीक है। यस सर। अगर एक्यूरेट ओके सर। अगर वो पूछने लगे कि नहीं हमें एक्यूरेट ही बताओ, तो कहना कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा, 0 डिग्री सेल्सियस वो 273.15 केल्विन के बराबर होगा। लेकिन सवाल की प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग 273 लेकर ही चलते हैं और उसी से अपना काम कर लेते हैं। सही बना है, लेकिन याद नहीं पड़ रहा था। चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, इसीलिए तो रिवीजन कराया जा रहा है, जो जरूरी चीजें हैं इसीलिए तो मैं रिवीजन करा रहा हूं। अच्छा, ऐसे सवाल दे दे कि केल्विन में दे दे और डिग्री सेल्सियस में निकालने को कहे। जैसे मैं एक सवाल करा देता हूं, जैसे मान के चलो ऐसे दे दे, कह दे कि 575 केल्विन है, 575 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बताओ कितना होगा। 575 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बताओ कितना होगा। क्या करना, आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या आता है कि जितना केल्विन होगा, केल्विन कितना होगा, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो हमें केल्विन मिलता है। अरे डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में हम 273 ऐड कर देते हैं तभी तो हमें केल्विन मिलता है। यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना भाई, अभी पीछे यही तो फॉर्मूला पढ़ा कि 273 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 273 हम ऐड कर देंगे तो हमें केल्विन मिल जाएगा। अच्छा ये इधर नहीं, इधर की तरफ ऐड होगा, हाँ सॉरी सॉरी, हम किस में ऐड करेंगे, डिग्री सेल्सियस में ऐड करेंगे तब हमें केल्विन मिलेगा, हाँ सही है। ओके, हम 273
डिग्री सेल्सियस में ऐड कर देंगे तब हमें उतना केल्विन मिल जाएगा। ये बात सही है। तभी तो 0 डिग्री सेल्सियस कितने किसके बराबर है, हम इसमें 273 ऐड कर देंगे यानी कि 273 केल्विन के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 575 केल्विन है तो ये किसके बराबर होगा, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस को हम अभी टी मान लेते हैं या एक्स मान लो, जो मन हो। तो ये कितना हो जाएगा, 575 माइनस 273 टी डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको घटाओगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, 302 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो जाएगा। अंतर बस याद रखना कि केल्विन और सेल्सियस में 273 का अंतर होता है, ठीक है, और केल्विन 273 ज्यादा होता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन उससे 273 ज्यादा होगा। बात खत्म। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिग्री सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट में। हाँ, तुम लोगों ने 302 भेजा था, हाँ सही है। चलो, डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट को कैसे हम लोग रिलेट करते हैं। ये क्या लिखा है, ये लिखा है डिग्री सेल्सियस और ये लिखा है डिग्री फॉरेनहाइट। देखो इसको कैसे तुम लोग करोगे, इसका फॉर्मूला जो होता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट का, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर मान के चलो डिग्री फॉरेनहाइट कुछ दिया है, वो हो जाएगा डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 प्लस 32। ये फॉर्मूला होता है। तुम्हें डिग्री सेल्सियस या डिग्री फॉरेनहाइट में कोई वैल्यू एक मालूम होगी, जो वैल्यू मालूम है उसको रख देना, जो नहीं मालूम है उसको टी या एक्स रख लेना, अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं एक सवाल करके दिखाता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 10 डिग्री सेल्सियस को 10 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहाइट में बदलो, 10 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहाइट में बदलो, ये मैंने सवाल बोला। आप क्या करोगे, डिग्री फॉरेनहाइट हमें नहीं मालूम है, डिग्री फॉरेनहाइट हमें निकालना है, तो मान लो कि टी डिग्री फॉरेनहाइट या एक्स डिग्री फॉरेनहाइट, 10 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे 10 लिखोगे, ठीक है, गुणे 9/5 करोगे, प्लस का 32 करोगे, कितना आ गया, ये 5 दूनी 10 यानी 9 दूनी 18 प्लस 32, कितना हो गया, 3 1 4 1 5 यानी 50, यानी कि कितना हो गया, ये 50 डिग्री फॉरेनहाइट। हाँ सही है तुम लोगों का, सुधांशु और ये 3 लोग जो भेजे हो तुम लोग सही। तो बस ऐसे ही कर लेना, ये जरूरत आएगी, देखना अभी 11वीं हर हर जगह ये जरूरत आएगी। कई बार सवाल भी डिग्री सेल्सियस में होता है और ऑप्शन जो होता है वो फॉरेनहाइट में होता है, ऐसा भी होता है कई बार। एक सवाल और कर लो। एक सवाल और कर लो, एक क्वेश्चन जरा करके सभी लोग आंसर मुझे बताना। अगर 95 डिग्री फॉरेनहाइट है तो 95 डिग्री फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। 95 डिग्री फॉरेनहाइट है, उसको डिग्री सेल्सियस में बदलो, जरा सभी लोग आंसर बताओ। ध्यान रखना मैंने पहले फॉरेनहाइट लिखा है। अरे जहां फॉरेनहाइट है वहां 95 डाल दो, जहां डिग्री सेल्सियस है वहां एक्स मान लो या टी मान लो, कुछ भी मान लो, और फिर सॉल्व कर दो। कौन सी बड़ी बात है यार ये। अंशु कुमारी गलत है आपका। क्या यार, छोटे मोटे तुम लोग मतलब सॉल्यूशन भी नहीं कर पा रहे हो क्या ये, हाँ।
95 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। सॉल्यूशन सिर्फ मैथ का काम करना है, जोड़ घटाओ इधर उधर करना है थोड़ा बहुत। अभी तक नहीं कर पाए? अरे साजिया, नहीं साजिया थोड़ा सा गलत है। हाँ तुम लोगों के तीनों के सही है। साजिया 306 कहां से आ जाएगा यार साजिया? अरे बाप रे 203। अरे अ, तुम लोग 3 नमूने जो हो, तुम लोगों ने अपना नाम लिख रखा है कि मैं नाम बोलूं? देखो मैं करता हूँ इस सवाल को, पहले मैं कर लेता हूँ फिर बात करता हूँ। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमारा हमारा क्या है, हम लोग का क्या है, हम लोग पहले फ़ारेनहाइट में हमारा जो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में, वो किसके बराबर होता है? डिग्री सेल्सियस गुने 9/5 प्लस 32। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, तो हमें इस बार डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है, यानी हमें 95 दिया गया है। डिग्री सेल्सियस हमें पूछा है, तो हम एक्स मान लेते हैं या टी मान लेते हैं। हमने मान लिया कि टी डिग्री सेल्सियस, टी यहाँ पे मान लेते हैं, गुणे 9/5 प्लस 32। ठीक है, हमने डिग्री सेल्सियस की जगह टी मान लिया जो कि हमें निकालना है। तो 95 फ़ारेनहाइट दिया है, वो हमने लिख दिया। तो क्या करें, पहले गुना वाला को यहाँ पे ऐसे ही ऐसे रहने दें, और ये जो प्लस वाला है इसको इधर ले जाकर माइनस कर दें। तो ये 95 माइनस 32 हो जाएगा, और ये इधर टी गुना 9/5 रहेगा। तो 95 माइनस 32 कितना हो जाएगा? ये हो गया 3 और ये हो गया 6, 63। तो 63 इक्वल टू टी गुने 9/5। तो अब ये 5 इधर भाग में है तो इधर जाकर गुना हो जाएगा, और 9 इधर गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा। ये टी के बराबर हो गया। तो ये 9×7=63, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई? टी की वैल्यू आ गई 7×5=35, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। कितना आसान था, इसमें कुछ है क्या? तो देखो मैथ्स आपकी जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में मैंने आपकी शुरू के अगर 2 चैप्टर देखा जाए तो मैंने लगभग शुरू के 2 चैप्टर खत्म कर दिए। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ये कई बार यूज होता है। आप लोग देखते हो ना, डॉक्टर घर में आता है, किसी को बुखार हुआ हो, कोई आए कहे कि हमें बुखार हुआ है, तो डॉक्टर थर्मामीटर लेकर आता है और थर्मामीटर से चेक करता है और कहता है कि अरे आपको तो 102 बुखार है। तो वो कह रहा है ना 102 बुखार है, यानी कि वो कह रहा है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, वो डिग्री सेल्सियस नहीं कहता। ये मत समझना कि कोई कहे कि मुझे 102 बुखार है यानी 102 डिग्री सेल्सियस बुखार है। पागल हो क्या? 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी उबलने लगता है। 102 किसी को बुखार हो जाए वो तो ऐसे ही जल के भस्म हो जाएगा भाई। फ़ारेनहाइट में चलता है वो, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और उसको चाहो तो तुम लोग अपना डिग्री सेल्सियस में कलेक्ट करके देख लेना। वैसे हमारा जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, अगर ये जीके का सवाल है, कोई पूछे कि हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, यानी उसको फ़ारेनहाइट में निकालोगे तो लगभग 98.5 के आसपास आएगा, 98.5 या 6 के आसपास। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना थोड़ा सा। ओके, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे जो जल्दी से बोलो। किसी को कुछ नहीं पूछना ना? चलो ठीक है।
अब देखो आपका जो मेन पदार्थ के बारे में था, पदार्थ के गुण, पदार्थ के कुछ कुछ बातें, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। यानी कि पदार्थ से रिलेटेड आपकी चीजें कंप्लीट हैं। आप चाहें तो अपने 9वीं क्लास का रसायन शास्त्र का किताब जो है, आपके 9वीं क्लास का ये रसायन शास्त्र, इसका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आप लोग अब खुद से पढ़ के, और आप क्या कर सकते हो कि उसको रीडिंग दे सकते हो, उसके सवाल सॉल्व कर सकते हो, आराम से हो जाएंगे। ठीक है ना। हालांकि मैंने पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ाया है, ये बात मैं भी जानता हूँ। मैंने सिर्फ वही चीज पढ़ाई है जो कि हमें 10वीं में ज्यादा यूज करना है, लेकिन फिर भी मैंने मेन मेन चीज पढ़ा दिया है। आप चाहें तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पढ़ के खुद से रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ, और थोड़ी बहुत आप लोगों से बात करनी है तो मैं बात करता हूँ। अब रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, यानी यूट्यूब पे इतना ही तक रिकॉर्ड होकर डाला जाएगा। और फिर मुझे कुछ बात करनी है तो मैं वो थोड़ा सा समझा दूंगा, आप लोगों को बता दूं।